हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथ में ही हम बात करेंगे फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आप थंबनेल अच्छे से देख लिया करो। थंबनेल में काफ़ी अच्छे से स्पष्ट रहता है कि ये किस यूनिट का कौन सा पार्ट आपके लिए बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिन्हें नॉर्मली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, अगर हम संविधान में इसके वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जो आर्टिकल 36 है और आर्टिकल 51 है, इस बीच मतलब आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। ये किस भाग में है संविधान के? तो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं दोस्तों, वो भारत ने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से प्रभावित होकर भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया था। अब ये क्या है, चलिए इसे काफ़ी गहराई से समझते हैं। तो थोड़ा बात कर लेते हैं निर्देशक तत्वों की विशेषताओं की। ये जो तत्व हैं, ये जो निर्देशक तत्व हैं, राज्य को निर्देश देते हैं कि वे जब कानूनों का निर्माण करें तब इन्हें ध्यान में रखें। नॉर्मली इसे इंग्लिश में डीपीएसपी कह दिया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की कि ये हैं क्या, इनका क्या पर्पस है, तो ये मुख्य रूप से राज्य के लिए एक निर्देश है, राज्य के लिए एक डायरेक्शन है कि राज्य को ऐसे ऐसे कार्य करना है। ठीक है, जैसे कि संविधान ने राज्य को, जो राज्य मतलब यहाँ पर आप सरकार से ले सकते हो, कोई भी सरकारी अंग जो कि सरकार के तौर पर कार्य करता है आप उसको राज्य मान सकते हो। तो ये निर्देशक तत्व, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो राज्य को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं कि जब कभी भी राज्य कोई कानून वगैरह बनाएगा, कोई नीति बनाएगा, कोई पॉलिसी बनाएगा, तो इसको ध्यान में रखेगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। सारी बातें आपके समझ में आएंगी, बस बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। देखिए दोस्तों, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक चीज़ें करता है। जैसे कि सरकारी स्कूल खोलना, सरकारी हॉस्पिटल्स खोलना, ज़्यादातर चीज़ें सरकार के द्वारा जब प्रोवाइड की जाती है तो हम उसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो डीपीएसपी का उद्देश्य यही है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, डीपीएसपी के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो देश को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहते हैं। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पर जो अमीरी गरीबी में जो इतना अंतर है वो कम हो सके, लोगों को रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो सके। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज में किसी के साथ ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो ये हैं नीति निर्देशक तत्वों की कुछ विशेषताएं। इसके साथ ही दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित का मतलब है कि अगर आपके नीति निर्देशक तत्व जो भी हैं, अगर उसका सरकार कुछ उल्लंघन करती है या उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाती है, तब भी आप न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय इसमें कुछ भी नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य को कई सारे निर्देश दिए गए हैं, सरकार को कई सारे काम दिए गए हैं कि सरकार को अपने देश की जनता के लिए निम्न निम्न कार्य करने हैं। लेकिन अगर सरकार वो कार्य ना करे तो क्या होगा? तो हम अदालत नहीं जा सकते, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये सरकार की अपनी इच्छा है कि सरकार कुछ करे या ना करे। बस हाँ, संविधान में लिख दिया गया है कि सरकार जब भी कानून बनाएगी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। बट हाँ, ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि सरकार को इसके जो निर्देश हैं वो मानने ही पड़ेंगे। तो यहाँ हमने बात कर ली कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। एक आइडिया आपको हल्का हल्का लग गया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये राज्य को, ये सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार को जनता की भलाई के लिए कार्य करना है, और ये गैर न्यायोचित हैं। अगर सरकार इनको फॉलो ना भी करे तब भी हम न्यायालय या अदालत नहीं जा सकते। ठीक है, हमें इसके ऊपर न्याय नहीं मिलता।
तो यहाँ तक आपको एक सामान्य बातें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम डायरेक्टली बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को तो उसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदार बौद्धिक। अब समाज से संबंधित जो राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व थे वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, इससे हम पढ़ लेते हैं। अब अनुच्छेद 36 और 37 की बात करूं मैं तो उसमें कुछ शब्दों को डिफाइन किया गया है जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हम 38 से ही पढ़ते हैं यहाँ पर। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं समाजवादी, वो राज्य को निर्देश देते हैं कि जो राज्य होगा या जो सरकार होगी वो सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और असमानता को समाप्त करेगी। ये अनुच्छेद 38 में लिखा गया है। देखो सिंपल सी बात है, सरकार से उम्मीद की जाती है कि जो सरकार है वो लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करेगी, ऐसा माहौल प्रदान करेगी जिसमें लोगों के बीच जो असमानता है वो समाप्त हो जाए और लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? देखो, आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिल सके, सभी को अपनी मेहनत का फल मिल सके, सभी जो भी काम करता है व्यक्ति उसे उसका फल मिल सके और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। यही है आर्थिक न्याय। और सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी के साथ जाति या वर्ण के आधार पर या रंग रूप के आधार पर भेदभाव ना हो। तो अनुच्छेद 38 में ये लिखा है। इसके साथ ही जो अनुच्छेद 39 है उसमें लिखा है कि जो राज्य होगा, जो सरकार होगी, वो जीविका के साधन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन का संकेंद्रण रोकना, समान वेतन और कर्मकारों तथा बालकों के बलात् श्रम से संरक्षण और स्वास्थ्य शक्ति प्रदान करेगी। यहाँ पे बात को समझिए। अनुच्छेद 39 में राज्य को कहा गया है कि ऐसा माहौल क्रिएट करने का प्रयास करेगी सरकार जिससे कि सभी लोगों को कमाने का अवसर मिल सके, अपनी जीविका के साधन उपलब्ध हो सकें लोगों को। इसके साथ ही लोग भौतिक संसाधन जुटा सकें या जो भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण हो। समान वितरण का मतलब समझ रहे हैं? जो जैसे कि आज हमारे पास जो भौतिक संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप पैसा ले लो, चाहे कोई सुविधा ले लो, तो वो सभी को मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान के पास हो और किसी दूसरों के पास ना हो। इसके साथ ही धन को इकट्ठा होने से रोकना बहुत आवश्यक है और सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि सरकार जो है वो धन का संकेंद्रण रोकेगी। इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसा ना हो समाज में कि 10 लोग बहुत ज़्यादा अमीर हों और आधे से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गरीब हों। हकीकत में ऐसा है, अगर हम टॉप 10 अमीरों को उठा लें तो उनके पास इतनी संपत्ति होगी जितनी कई सारे करोड़ों लोगों के पास नहीं होगी। तो ये क्या है? धन का संकेंद्रण। और इसे रोकने के लिए सरकार, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे रोकने के लिए सरकार कई बार ज़्यादा अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स भी लेती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सरकार को ये भी देखना है कि सरकार ऐसा देखे कि सभी को समान वेतन मिले, या ऐसा ना हो कि एक स्त्री है और एक पुरुष है तो दोनों को असमान वेतन मिले। अगर आप समान काम कर रहे हो, एक जैसा काम कर रहे हो, तो एक जैसे काम के लिए एक जैसा पैसा मिलना चाहिए। एक चाहे अध्यापिका है, एक अध्यापक है, अगर दोनों एक ही क्लास के टीचर हैं तो दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए। इसके साथ ही कर्मकारों और बालकों को, देखो कभी कभी क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी एम्प्लॉय से काम लिया जाता है, ओवर टाइम करवाया जाता है ज़बरदस्ती, तो इससे लोगों को सुरक्षा मिल सके। और इसके लिए सरकार, हम देखते हैं सरकार ने, आप दिल्ली में देखिए ये नियम फॉलो किया जाता है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। वैसे तो पूरे देश में ही लागू है नियम नॉर्मली, तो कई सारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर 8 घंटे का काम नॉर्मली निश्चित किया गया है भारत में। इसके साथ ही जो बालकों से ज़बरदस्ती कोई श्रम करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, तो उससे भी बालकों को संरक्षण देना और लोगों की स्वास्थ्य शक्ति को अच्छा करना, ये भी राज्य का एक काम है। ये निर्देशक तत्व कहते हैं। बस आप वीडियो में बने रहें, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, डोंट वरी। अनुच्छेद 39 का, जिसको आप 39A भी कह सकते हैं, ये कहता है कि जो राज्य है, जो सरकार है ना, वो लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देगी। विधिक सहायता का मतलब समझते हैं? जैसे कि मान लो कभी आप कोर्ट में गए और आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, तो जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी सहायता सरकार देगी आपको। कई बार आप देखते हैं ना, सरकारी वकील आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, या फिर अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो जो कानूनी प्रक्रिया है कई बार वो फ्री कर दी जाती है कुछ हद तक,
कई बार उसमें छूट दे दी जाती है। तो निःशुल्क विधिक सहायता, अगर हमें कोई दिक्कत होती है और हम FIR दर्ज करा देते हैं नॉर्मली, ठीक है, हम पुलिस थाने जाते हैं, तो क्या पुलिस हमसे पैसा लेती है? नहीं ना। तो ये क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। सरकार को अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत ये निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 41 में सरकार से कहा गया है कि वो लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकों को लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि मान लो एक नागरिक है, तो उसको ये अधिकार है कि वो लोक सहायता, जो पब्लिक हेल्प है, वो ले सकता है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल का फ़ायदा उठा सकता है एक व्यक्ति सरकारी स्कूल का फ़ायदा उठा सकता है। राज्य किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता। इसके साथ ही अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि न्याय संगत और मानव उचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध, राज्य को ये निर्देश दिया गया है, ये डायरेक्शन दी गई है कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो देखेगी कि जहाँ पर मजदूर वगैरह काम करते हैं, क्या वो जगह न्याय संगत है, क्या वो मानव उचित है। ऐसा तो नहीं कि जानवरों से भी बदतर जगह पर व्यक्तियों से काम करवाया जा रहा है, क्योंकि भाई ह्यूमंस हैं सब, तो मानव उचित, मानव के लिए एक अच्छी जगह, स्वास्थ्यवर्धक जगह हो जहाँ पर काम कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रस्तुति सहायता का उपबंध करना, राज्य का ये काम है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए कई सारी चीज़ें करेगा, मतलब जो प्रस्तुति सहायता है वो उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 में 43 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो व्यक्ति को निर्वाह मजदूरी प्रदान करेगा या करवाएगा। मतलब ये है कि जो मानव अगर काम करते हैं तो वो उन्हें उसका उचित पैसा मिलना चाहिए। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 का में, यानी कि 43A में उद्योगों के उपप्रबंध में कर्मकारों का भाग, देखो राज्य को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो वहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, उनको मतलब प्रोत्साहित किया जाए और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपनी कंपनी की मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकें, ठीक है, ऐसा नियम वगैरह बनाया जाए। इसके साथ ही राज्य को ये निर्देश दिया गया अनुच्छेद 47 के तहत, आर्टिकल 47 के तहत, कि पोषाहार स्तर ऊंचा करना। जो समाज में जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो लोग हैं, जनता है, उसके पोषाहार, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको बढ़ाया जाए। एक व्यक्ति के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाए, खाने को बढ़ाया जाए, ताकि सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके। तो यहाँ पर हमने बात कर ली समाजवादी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं गांधीवादी की। गांधीवादी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये क्या है? देखो, ये जो सिद्धांत है वो राज्य से अपेक्षा करते हैं, वो राज्य से उम्मीद करते हैं कि जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है। जो राज्य है वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, छोटे जो उद्योग हैं उसको प्रोत्साहन देगा, जो सहकारी समिति हैं उसका गठन करने देगा। यहाँ पे बात को समझिए। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं गांधीवादी, अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि जो सरकार होगी वो जो लोकल गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत है, उसका गठन करेगी। देखो दोस्तों, ये जो विचार है ना, ये सारे के सारे गांधी जी के विचारों से ही लिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको विचार दिखाई दे रहे हैं, ये गांधीवादी विचार। इसे हम क्यों कह रहे हैं? इसे हम गांधीवादी विचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित थे। ये वाले जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित थे। जैसा कि गांधी जी का मानना था कि पंचायत होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 40 में इसको शामिल किया गया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि सरकार ने 1990 के आसपास, 91 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 73 जो अमेंडमेंट हुआ था, 73, उसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया भी। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, जो छोटे उद्योग है उसको प्रोत्साहन दिया जाए, राज्य से उम्मीद की जाती है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। इसके साथ ही अनुच्छेद जो 43B है, उसके साथ उसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो सहकारी समिति का स्वैच्छिक गठन करने की अनुमति देगा या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा। सहकारी समिति का मतलब है, कई बार आप देखते हैं कि कई बार कई लोगों के सहयोग से एक फर्म बना दी जाती है, सरकार और प्राइवेट फर्म मिलकर कोई काम करते हैं, वॉलंटरी कोई संगठन बन जाता है। कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे उद्योग वगैरह हैं उनको सहायता देना। इसके साथ ही अनुच्छेद 46 में शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने को कहा गया है। राज्य से उम्मीद की गई है कि जो राज्य है वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति को
सुधारने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 47 में 47 में नशीली दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार का ये कार्य है कि सरकार जो है वो नशीली दवाओं का उपयोग सिर्फ दवाओं के लिए नशीले जो पदार्थ हैं उसका प्रयोग सिर्फ दवाओं के लिए ही किया जाए और मदिरा या ड्रग के रूप में उसका प्रयोग ना किया जाए। सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि सरकार है वो नशीली दवाओं के जो नशीले पदार्थ हैं उसका प्रयोग सिर्फ दवाओं के लिए ही होने दे। इसके अलावा अगर मदिरा या ड्रग के रूप में या किसी दूसरे चीज़ में अगर समाज में इसका दुरुपयोग किया जाता है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, आम लोगों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है राज्य से कि राज्य प्रयास करेगा कि वो जो दुधारू पशु हैं, जो दूध देने वाले जो पशु हैं, बकरी हो गई, गाय हो गई, उनके बलि देने पर रोक करेगा। यहाँ पे आप बात को समझिए, यहाँ पर आप ये मत समझिए कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो एक वर्ग को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे बात को समझिए। देखो, गांधी जी ने कहा, ये गांधी जी के विचार थे। गांधी जी का मानना था जो दुधारू पशु हैं, जो वो दूध देते हैं, वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक गरीब इंसान के पास मिनरल्स का, प्रोटीन का ये सबसे अच्छा स्रोत है कि वो अपने पशु का दूध पिए, जो भी गाय है, बकरी, जो दूध देने वाले पशु हैं। क्योंकि गरीब इंसान के पास हम देखते हैं ज़्यादा फल फ्रूट या ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। तो अगर वो अपने पशु का दूध अगर उसके घर में अवेलेबल है, वो पीता है, तो इससे उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, साथ में ही इससे पैसा भी एक व्यक्ति कमा सकता है। तो गांधी जी के यहाँ पे जो विचार हैं वो बहुत व्यापक हैं और इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। गांधी जी पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे थे लोगों को, इसीलिए वो कह रहे थे कि जो कुटीर उद्योग है उसको प्रोत्साहन दो, लोकल गवर्नमेंट को कितना बढ़ावा दे रहे थे। इसके साथ ही वो आर्थिक रूप से भी भारत को मजबूत बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो नशीली दवाएँ वगैरह ना, इसको सिर्फ नशीले ये जो पदार्थ हैं इसको सिर्फ दवाओं के लिए उपभोग कराओ, समाज में ये गलत हैं। जैसे कि जो दारू हो गई, मदिरा वगैरह, ये शराब वगैरह, ये सब क्या है, समाज के लिए हानिकारक है। साफ तौर पर गांधी जी ने कहा था कि एक गरीब परिवार में एक कमाने वाला जो व्यक्ति है, रात को वो शराब वगैरह पी लेता है और ज़्यादातर पैसा वो शराब में खर्च कर देता है, तो इससे क्या होता है, एक गरीब फैमिली की हालत और भी ख़राब हो जाती है। जो उसके बच्चों की पढ़ाई में काम आ सकते थे जो पैसे, वो उसने दारू में या शराब में उड़ा दिए। तो यहाँ पे ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित कुछ नीति निर्देशक तत्व थे जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम लास्ट की बात करते हैं, जो लास्ट में उदार बौद्धिक सिद्धांत है, इसको अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, बात करेंगे। 2 टॉपिक है अभी। उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है? ये थोड़े उदार हैं। उदार मतलब थोड़ा सा ऐसी भावना है इनके अंदर कि खुलापन होना, ठीक है। अब ये क्या है, इसको देखिए। उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा राज्य। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने सुना होगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, यूजीसी नहीं होगा, यूसीसी, ठीक है। समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब होता है जैसे कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाया जाए। देखो, नॉर्मल हकीकत ये है ना कि आज हम देखते हैं कि आज हाँ, धर्म के हिसाब से भी कई सारे कानून बनाए गए हैं। हकीकत है कई बार सरकार धर्म के कानूनों को भी फॉलो करती है, सरकार तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ, ये प्रावधान जब हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता है सभी को, तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग भी कई बार समाज में कई सारे नियमों को लागू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक जो वर्ग है, एक जो धर्म के व्यक्ति हैं, उनके साथ अलग बिहेवियर किया जाएगा और एक दूसरे जो धर्म के व्यक्ति हैं उनके साथ अलग बिहेवियर किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मली संपत्ति के अधिकार को ले लो। अब हिंदू महिलाओं को जो संपत्ति के अधिकार प्राप्त हैं वो अलग हैं मुस्लिम महिलाओं से। ईसाई महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार प्राप्त है वो अलग है हिंदू और मुस्लिम महिलाओं से। तो आप खुद सोचो यार, है महिला ही, लेकिन एक महिला को ही इतने बड़े लोकतंत्र में भी अलग अधिकार क्यों प्राप्त हैं? अगर हिंदू धर्म में एक महिला को 50% का अधिकार प्राप्त है, तो ईसाई धर्म में उसे 30% का प्रॉपर्टी पर अधिकार क्यों प्राप्त है? मुस्लिम धर्म में उसे कम अधिकार क्यों प्राप्त हैं संपत्ति के? हालांकि ये तो मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, हकीकत है ये कि मुस्लिम हो गई या ईसाई हो गई, तो यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है संपत्ति के अधिकार में अगर मैं बात करूँ तो वो कमज़ोर है, जो कि साफ साफ एक देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक जो वर्ग है पर्टिकुलर, उसके साथ नाइंसाफ़ी सी हो रही है।
लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं जो धर्म से संबंधित जो कानून होते हैं वो आ जाते हैं सामने। इसीलिए जो उस समय के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि देश में समान सिविल संहिता आए। लेकिन आज तक ये हमारे देश की एक नाकामयाबी मैं कहूँगा अपनी तरफ से कि वैसे नाकामयाबी नहीं कह सकते, देश का जो इतना मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है आजकल, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है समान सिविल संहिता को लागू कर पाना। सरकार के द्वारा कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन अभी तक समान सिविल संहिता जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है वो नहीं लाया जा सका है। अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सभी के लिए एक जैसे कानून बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें आगे तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसके साथ ही अनुच्छेद 48, देखो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ ना कि की जाएगी, ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन ये गैर न्यायोचित है। अगर सरकार इसको ना भी फॉलो करे ना तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी अदालत में नहीं जा सकते। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें आपको। अनुच्छेद 48 में लिखा है कि कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से किए जाएं, ऐसा सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए किसानों को। जैसे कि सरकार बीज वगैरह उपलब्ध कराती है किसानों को, कई सारी वैज्ञानिक टेक्निक बताती है, तो वो इसी के अंतर्गत है। पर्यावरण से सुरक्षा 48A के अंतर्गत अनुच्छेद 48A के अंतर्गत कहा गया है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो पर्यावरण की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थान जो हैं उसकी सुरक्षा की जाएगी, जैसे कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो नेशनल लेवल के जो स्थान हैं उसका मतलब सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 39 में लिखा है। अनुच्छेद 49 में लिखा है। और अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है उसे करने का प्रयास किया गया। जैसे देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, नॉर्मली पहले की बात करूं मैं अगर, तो पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था वो एक कार्यपालिका के तौर पर भी कार्य करता था, एक ऑफिसर के तौर पर नॉर्मली कार्य करता था वो सरकारी, और साथ में ही वो अदालत के तौर पर भी कार्य करता था। मतलब जज भी वही और एक ऑफिसर के तौर पर, एक कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी वो कार्य करता था। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार काम में थोड़ा सा हेर फेर होने की भी चांस रहते हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो सरकार है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखें। इसके साथ ही अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है कि जो सरकार है, जो राज्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा, वो सुरक्षा की बात करेगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, जितने भी अभी हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है, ये सारे के सारे तत्व गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित का मतलब है कि अगर सरकार इसको माने या ना माने, हम अदालत नहीं जा सकते। लेकिन इसको शामिल क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको समझ में आएगी काफ़ी बातें। देखिए दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको क्यों शामिल किया गया, बात को समझिए। पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये जितने भी कार्य थे ना, ये सारे के सारे कार्य होने चाहिए थे। ये सारे के सारे सरकार चाह रही थी, जो देश के जो नेता थे, जो लोग थे, वो चाहते थे कि ये सारे कार्य हों। वो चाह रहे थे कि पर्यावरण की रक्षा हो, वो चाह रहे थे कि कृषि पशुपालन में वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, वो चाह रहे थे कि लोगों को, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। जो नेता थे हमारे, जो जनता थी, वो स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ था तो उनको उम्मीद थी, ये सारी चीज़ें चाह रहे थे वो लोग फ्यूचर में इसे नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन फिर भी जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इस चीज़ को फ्यूचर में छोड़ दिया कि सरकार आगे ये सारे कार्य करेगी जब वक्त आएगा तब। वक्त तो तब भी था, लेकिन उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ये सारे कार्य कर सकें, इसीलिए इसको गैर न्यायोचित में डाल दिया गया। सिंपल सी बात को समझिए। जब कभी हम कहते हैं ना कि ये जो कार्य है वो न्यायोचित है, तो न्यायोचित कार्य का मतलब पता है आपको क्या होता है? न्यायोचित का मतलब होता है कि सरकार के लिए अनिवार्य है कि सरकार वो आपको प्रोवाइड करे। अगर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित होते तो क्या सिचुएशन होती आपको पता है? तब ये होता कि राज्य के लिए कंपलसरी हो जाता कि वो लोगों की जीविका के साधन को जुटाए। राज्य के लिए कंपलसरी हो जाता कि वो ऐसा माहौल बनाए जिसमें एक इंसान धन को पूरी तरह इकट्ठा ना कर पाए, या जो भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण हो। इसके साथ ही अगर ये न्यायोचित होते तो सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता स्टार्टिंग में ही कि सरकार ग्राम पंचायतों का तुरंत गठन करे, सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे, ये अनिवार्य हो जाता। न्यायोचित का मतलब यही होता है। न्यायोचित का मतलब होता है कि हम अदालत जा सकते हैं अगर सरकार ऐसा ना करे। जैसे कि अगर आर्टिकल ये जो 44 है, अगर ये सारे के सारे न्यायोचित होते
तो समान सिविल संहिता लाना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता। तो यहाँ बात को समझिए, आप अनिवार्य का मतलब समझ रहे हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं से आपको वो सुविधा देनी पड़ती, आपको शिक्षा देनी पड़ती। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती तो आप अदालत चले जाते कि भाई देखो सरकार हमें शिक्षा फ्री में नहीं दे रही, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रही, तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता और अदालत में सरकार हार जाती केस। तो यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था ना दोस्तों, तो उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमारा जो देश था वो वित्तीय रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, गरीब था, व्यापक विविधता थी और भारत को कई सारे भारों से उस समय हमें मुक्त रखना था। देखो नया नया देश जब आज़ाद हुआ था तो क्या था, लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमें अच्छे से लूटा और इतना लूटा कि देश को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया और हमारे पास पैसे नहीं थे, विभाजन हो गया था देश का, बंटवारा हो गया था, तो कई सारी समस्याएं थी। अब उस समय अगर इन सिद्धांतों को न्यायोचित के तौर पर रख दिया जाता तो सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन था कि सरकार इन अधिकारों को लोगों को प्रोवाइड कराए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने सोचा कि चलो हम सरकार फ्यूचर में सरकार को कह देते हैं कि सरकार ऐसा ऐसा करेगी, जैसे कि फ्यूचर में सरकार ने ऐसा किया भी। जब सरकार के पास पैसे आए, जब सरकार के पास इतने पैसे आ गए कि सरकार सभी भारतीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करा सकती है, तो सरकार ने ऐसा किया भी। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी तरह मुफ्त करा दी गई है सरकार के द्वारा। आप नॉर्मली 12th तक की एजुकेशन जो है वो मुफ्त में सरकार के द्वारा आप ले सकते हो। यहाँ तक कि जो कॉलेज का भी जो एडमिशन है, मतलब उसकी जो फीस है वो भी काफ़ी कम होती है नॉर्मली, क्योंकि सरकार का कंट्रीब्यूशन है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फीस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन कम होती है। जहाँ 2-3 लाख होती है, वहीं रेगुलर कॉलेज की फ़ीस 15,000 20,000 नॉर्मली है। तो सरकार ये सारे कार्य कर भी रही है, ठीक है। हालांकि ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें वो सरकार के लिए बाध्य नहीं, सरकार अगर नहीं भी करेगी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार समय आने पर ये सारे कार्य करती है। जब भी कानून या नीति बनाती है सरकार तो एक बार इनको भी देखती है और इसी के तहत जनता की भलाई से संबंधित कार्य करती है। तो आप यहाँ पे इसके महत्व को समझ गए होंगे और इसे गैर न्यायोचित में शामिल क्यों किया गया, इससे भी आप समझ गए होंगे। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है, यही कहा जाता है क्योंकि ये कानूनी शक्ति नहीं है, तर्कहीन है, संवैधानिक टकराव पैदा करते हैं मौलिक अधिकारों से और रूढ़िवादी हैं, काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं, ऐसा भी कहा जाता है, आलोचना की जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कम टाइम रहता है, इतने ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ाना है लेकिन कम टाइम भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ तक ही अभी हमने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है संघवाद। तो संघवाद को हम जल्दी से समझ लेते हैं, क्या है वो। हम बात करते हैं संघवाद की, फेडरलिज्म की, ठीक है। देखिए संघवाद कह लो, संघीय व्यवस्था कह लो या फेडरल सिस्टम कह लो, बात वही होती है, सेम होती है। तो पेपर में चाहे संघवाद लिखा है, चाहे संघीय व्यवस्था है, चाहे फेडरल सिस्टम लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय संघवाद की कि आखिर किस तरह का संघवाद भारत में है। संघवाद का मतलब क्या होता है, पहले इसे मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी बात है, संघवाद का मतलब 2 स्तरों पर सरकार होना, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बात कैसे, यहाँ पे बात को समझिए। देखो दोस्तों, सरकार 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकात्मक सरकार और एक होती है संघीय सरकार। एकात्मक सरकार वो सरकार होती है जहाँ पर मुख्य शक्तियाँ या मुख्य जो कार्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार के हाथ में होते हैं और जो वो होती है केंद्रीय सरकार, ठीक है। यहाँ पे बात को समझिए, जब सारे कार्य, जब सारा काम देश का, जब सारी शक्तियाँ देश की सिर्फ एक ही सरकार के पास हो तो उसको हम एकात्मक सरकार कहते हैं, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट हम कहते हैं। लेकिन जो संघवाद है, जो संघीय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो शक्तियाँ होती हैं वो 2 सरकारों के पास होती हैं। वो केंद्र और राज्य या जो क्षेत्रीय सरकार है उसके बीच शक्ति होती है। अब और भी ज़्यादा डिटेल में आप बात को समझो। यहाँ पर देखो, जो एकात्मक सरकारें हैं ना दोस्तों, वो उसमें शक्तियाँ और कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होते हैं। यहाँ पे बात को समझिए, जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य हैं, वो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार में निहित होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दो, मेन जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है और केंद्र सरकार जब चाहे तब क्षेत्रीय सरकार
से अपनी शक्तियों को छीन सकती है या क्षेत्रीय सरकारों के लिए नियम बना सकती है या वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होता, संविधान वगैरह में कोई स्पष्ट बंटवारा शक्तियों का नहीं होता। लेकिन एक संघीय व्यवस्था में, एक संघवादी देश में शक्तियों का स्पष्ट संविधान के द्वारा, लिखित संविधान के द्वारा बंटवारा किया जाता है केंद्र और क्षेत्रीय या राज्य सरकार के बीच में। यहाँ आपको बात समझ में आ गई कि संघवाद का क्या मतलब है। संघवाद का मतलब होता है दो स्तरों पर सरकार का होना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होना और एक स्टेट गवर्नमेंट का होना। कई बार स्टेट गवर्नमेंट को क्षेत्रीय सरकार कह दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि ब्रिटेन का एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा है, आप उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। देखो, आपको ना एकात्मक सरकार पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं लिखा कहीं पे आपको एकात्मक सरकार पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एकात्मक पढ़ा रहा हूँ। पता है क्यों? सॉरी दोस्तों, एक्चुअल में बात यह है कि एकात्मक सरकार मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बिना एकात्मक सरकार को जाने आप संघात्मक सरकार नहीं समझ सकते। तो संघात्मक सरकार या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको समझने के लिए हमें एकात्मक सरकार को भी समझना पड़ेगा। तो एकात्मक सरकार का एग्जांपल लेकर हम पहले ब्रिटेन को समझते हैं। देखो, ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एकात्मक सरकार है। एकात्मक सरकार कैसे है पता है? वहाँ पे जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह पूरे देश को कंट्रोल करती है और यहाँ पर कोई राज्य सरकार होती ही नहीं है। एक्चुअल में ब्रिटेन का जो साइज़ है उस हिसाब से भी वहाँ पर कोई स्टेट होता ही नहीं है। वहाँ पर ना छोटे छोटे जैसे हमारे यहाँ ज़िले होते हैं, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर छोटी छोटी सरकारें, क्षेत्रीय सरकारें अपना कार्य करती हैं, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देती है। आप सिंपल सी बात को समझिए कि एकात्मक सरकार के अंतर्गत मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्षेत्रीय सरकार बना लेती है और क्षेत्र क्षेत्र में अपना शासन चलाती है और वहाँ पे शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं है, सब कुछ केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। संघीय में ऐसा नहीं होता। संघीय में जैसे कि भारत का एग्जांपल ले लो, यहाँ तक कि आप यूएसए का एग्जांपल ले सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हो। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि यूएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यों का अपना अस्तित्व है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को बदल नहीं सकती यूएसए में। भारत में तो काफ़ी आसान है वैसे। भारत में आप देखो, भारत सरकार जब चाहे किसी भी क्षेत्र को, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है, लेकिन अमेरिका में का तो और भी ज़्यादा कड़ा नियम है। तो संघीय व्यवस्था में यही होता है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से होता है और दो सरकारें स्पष्ट रूप से काम करती हैं और लिखित संविधान होता है। यहाँ पे आपको संघवाद पूरी तरह समझ में आ गया, लेकिन हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें कैसे हैं, तो चलिए आइए समझते हैं। अब भारतीय संविधान की क्या संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, क्या संघीय व्यवस्थाएं हैं, क्या विशेषताएं भारत में संघवाद से संबंधित की गई हैं संविधान में, इसको समझ लीजिए। क्यों आखिर भारत एक संघवादी देश है, ऐसा क्यों है? तो देखो दोस्तों, भारत में द्वैध राज पद्धति है। सिंपल सी बात है, भारत में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है और इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक देश है, फेडरल कंट्री है और इस तरह यहाँ पर हमें दिखाई भी देता है। इसके साथ ही भारत में लिखित संविधान है। अलिखित संविधान थोड़ी ना है कि आसानी से बदल दिया जाए, लिखित है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दोनों ही सरकारों की जो शक्तियाँ हैं वो लिखी गई हैं। शक्तियों का विभाजन है। भारत में 3 सूचियाँ हैं, 3 विषय हैं, 3 विषयों की सूची है। एक राज्य सूची है, एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है, जिस पर कानून बनाए जाते हैं। और ये जो सूचियां हैं इसके ऊपर स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है कि जो राज्य सूची है उस पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो शक्तियों का साफ साफ बंटवारा भी किया गया है। तो ये भी भारतीय संघात्मक विशेषता है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारत की एक विशेषता है कि भारत में संघात्मक शासन है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, संविधान की आपको माननी पड़ेगी। संविधान ने कहा है कि राज्य का अपना अस्तित्व है और राज्य की ये शक्तियां हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। कठोर संविधान, और ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान बहुत लचीला है भाई। मैंने अभी कहा तो कि आसानी से क्षेत्र को बदला जा सकता है, देश राज्य के नाम को बदला जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं, कई सारे कानून ऐसे हैं जिस पर
संसद आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती, तो कठोर संविधान है भारत का। स्वतंत्र न्यायपालिका, कोई भी झगड़ा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो बीच में न्यायपालिका है जो कि पूरी तरह स्वतंत्र है, फ्री है, पूरी तरह मतलब उसको लिबर्टी प्राप्त है, स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय देने के लिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, वो जब चाहे केंद्र सरकार के निर्णय को रिजेक्ट कर देती है, उसको अवैध भी घोषित कर सकती है अगर उसे लगता है तो। द्विसदनीय विधायिका, इसके साथ ही भारत में 2 सदनीय विधायिका है केंद्र सरकार के लेवल पर। आप देखियो लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये राज्यसभा किसको शो करती है, किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, राज्यों का। राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है कि राज्यों का अपना अस्तित्व होता है, यूपी बिहार वगैरह ये इनका अपना अस्तित्व है, इसको शो करती है राज्यसभा। तो इस तरह हमने यहाँ पर भारत में संघात्मक व्यवस्था को पूरी तरह समझ लिया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी भारत के संविधान में एकात्मक व्यवस्थाएं भी हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को भारत में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। जैसे कि केंद्र सरकार काफ़ी सशक्त है, शक्तिशाली है। इसके साथ ही राज्य अनश्वर नहीं है, राज्य के अस्तित्व को मिटाया भी जा सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, बिहार से झारखंड को बनाया गया। इसके साथ ही कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिसको किसी दूसरे में मिला दिया जाता है ना। तो राज्य का अस्तित्व हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनश्वर हो। एकल संविधान, एक संविधान है, राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है, एकात्मक व्यवस्था को दर्शा रहा है ये। संविधान का लचीलापन, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। इसके साथ ही राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। जो अगर राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर प्रतिनिधित्व में असमानता हमें देखने को मिलती है। आपातकालीन उपबंध, जब इमरजेंसी आती है तो केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, जैसे कि भारत में जो अभी बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो वो क्या हैं, वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो मतलब केंद्र सरकार के वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं। तो पूरे भारत पर ही राज, मतलब पूरे देश पर राज होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, तो केंद्र सरकार आप हल्का हल्का समझ गए होंगे, जिसको नहीं आया समझ में। एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है, पूरे देश की नागरिकता है आपके पास आपकी स्टेट की नागरिकता नहीं होगी। एक ही न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, सब एक जैसा फैसला देते हैं। एक जैसा फैसले का मतलब है सब एक ही कानूनों को फॉलो करते हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं को मतलब कुछ जानते हैं, जो IAS IFS और IPS की जो सेवाएं हैं वो कैसी हैं, वो पूरे भारत में फैली हुई हैं। मतलब क्या कि केंद्र सरकार के अंडर में ये लोग काम करते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में इनको ट्रेनिंग दी जाती है अखिल भारतीय सेवाएं करने वाले व्यक्तियों को, जो IAS हो गए, IPS हो गए, IFS हो गए, ये लोग केंद्र सरकार के अंडर में काम करते हैं। इनको अगर डिसमिस भी करना है तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन ये काम कहाँ पर करते हैं, तो स्टेट के अंदर करते हैं, राज्य के एजेंट के रूप में कई बार कहा जाता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि भारतीय जो संविधान है वो भारत में एकात्मकता की ओर भी इशारा करता है। तो भारत में जो संघवाद है वो ऐसा है, एकात्मकता की ओर झुकाव भी है उसमें। तो यहाँ हमने संघवाद को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, सारी बातें आप लिख के जाएंगे, कुछ भी गलत नहीं जाएगा, बहुत ऑथेंटिक है, आपको अच्छा आसानी से समझ भी आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।